I welcome you all to the YouTube channel Skill Yards। और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसी चल रही है प्रिपरेशंस? तो जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी क्लास 11-12 इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस, आज उसका फर्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का कैटेगराइजेशन किस तरीके से है, अलॉन्ग विद दैट उसका वेटेज किस तरीके से हम डिसाइड करके कंप्लीट करेंगे। वेटेज को डिसाइड करने के बाद अब जो हमारा रोड मैप हम आपके साथ हमने शेयर किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट हम कर रहे थे टोटल ऑफ 5 क्लासेस। आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम का हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का चैप्टर 1। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज गेटिंग स्टार्टेड विद कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है जो इनपुट में हमें मिला है, और उसको ह्यूमन फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। आपने इनपुट दिया एक मशीन में, उसको अकॉर्डिंगली आपके इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस किया गया, उसको आउटपुट दे दिया। सो दिस इज ऑल कंप्यूटर सिस्टम इज। डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर में अलॉन्ग विद दिस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर को हम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज सिस्टम्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनके फंक्शनैलिटीज अगर थोड़ा थोड़ा हम देखें तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि सीपीयू जो सेंट्रल पूरी प्रोसेसिंग को होल्ड करता है वो सीपीयू होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए। मेमोरी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। पॉइंट ये आता है कि मेमोरी भी है और स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। तो मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस का क्या डिफरेंस होगा ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम दे रखा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के डायग्राम में मल्टीपल कंपोनेंट्स है। लाइक इनपुट डेटा आया यूजर से, उसको हम यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसेस करेंगे, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इन चारों स्टेप्स में प्रोसेस होने के बाद ये यूजर को आउटपुट दे दिया जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर सिस्टम कांट वर्क। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन कंपोनेंट है, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? यूजर से डेटा लिया, यूजर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस किया, देन उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा उसे फिर से यूजर को वापस प्रोवाइड कर दिया। सीपीयू के जो कंपोनेंट्स थे एएलयू एंड सीयू, इन दोनों का वर्क क्या होता है डेटा को प्रोसेस करने में? कंट्रोल यूनिट सीयू का फंक्शन होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल होंगी, पहले किसका एग्जीक्यूशन होगा, बाद में किसका एग्जीक्यूशन होगा, सीक्वेंस क्या बनेगा, किस पॉइंट पे कन्वर्ट होंगी, किस पे नहीं होंगी, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो हमारा कंट्रोल यूनिट होल्ड करता है। बात करें एएलयू की, तो एएलयू जो होल्ड करेगा वो हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनको कवर अप करता है। प्राइमरी स्टोरेज, जैसे अभी आपने देखा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी मेमोरी भी स्टोरेज के लिए यूज होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी स्टोरेज के लिए यूज होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो डेटा स्टोर करती है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए करती है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अगर कहा जाए तो जितनी देर प्रोग्राम रन हो रहा है उतने टाइम के लिए वो डेटा को स्टोर करती है। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। आप एनी टाइम अपना डेटा फेच कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। सो दिस इज ऑल अबाउट सीपीयू। आगे बात करें तो सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं बाय द वे। आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो यूजर से डेटा लेते हैं, जिस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स अगर देखे जाएं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स वो होते हैं जो यूजर से डेटा लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आउटपुट रिजल्ट यूजर को जिस डिजायर्ड फॉर्म में चाहिए होता है उसे यूजर तक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखे जाए तो प्रिंटर हो गया आपका, स्क्रीन हो गया डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, डिस्प्ले, ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आप लोग को ये दिख रहा है पूरा डायग्राम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का? चलो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ कहाँ से? लाइक ट्रेंड में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे एवोल्यूशंस हुए हैं, तो कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? कंप्यूटर हम किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारी मल्टीपल डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ हो रहा है। लोग इससे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, लोग इसे अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट्स के लिए यूज होता है, और देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्टिंग नाउ। सो इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये देखते हैं। स्टार्टिंग हुई हमारी 500 बीसी। 500 बीसी में जो एबेकस बना था, एबेकस हमारे लिए क्यों बना था? ताकि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस जो है वो इजीली कर पाए नंबर्स का। एडिशन सब्ट्रैक्शन की उस टाइम पे नीड थी तो एबेकस बना। एबेकस का एवोल्यूशन हुआ और आगे चल के एबेकस कन्वर्ट हुआ पास्कलिन में। पास्कलिन में क्या हुआ? ब्लेज पास्कलिन ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स का कर सकें। ये नीड थी इसलिए इनका एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन आगे बढ़ता गया तो डेवलप हुआ 1834 में एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। इसमें भी हम कंप्यूट करते थे, डेटा को इनपुट देते थे, प्रोसेसिंग करते थे और आउटपुट को डिस्प्ले करते थे। आफ्टर दैट 1890 में टेबुलेटिंग मशीन आया जो हरमन हॉलरिथ ने डिजाइन किया था। काम सबका सेम था, लेकिन हरमन हॉलरिथ का जो टेबुलेटिंग मशीन था वो विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स चलता था। पंच कार्ड्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? लाइक अभी हमारे पास कीबोर्ड्स हैं। आपने पुराना टाइप का कीबोर्ड देखा होगा, आई थिंक सबने देखा ही होगा, जिसमें कीबोर्ड होता था, बटन्स होते थे, बट बटन्स को हम अलग अलग प्लेस पे पुट ऑन होते थे। अगर होगा तो मैं आपको यहाँ पे इमेज भी पुट ऑन करूंगी वीडियो में, तो आप वहां से रेफरेंस लीजिएगा। पंच कार्ड की हेल्प से डेटा इनपुट होता था, प्रोसेस होता था और स्टोर होता था। आफ्टर दैट आया आपका 1937 में ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो था वो जनरली प्रोग्रामिंग से बेस्ड था। प्रोग्रामिंग लाइक एक सोर्स कोड आप लिखेंगे, फिर वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करेगा, आगे प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये था इनका कॉन्सेप्ट। देन आता है 1945 में एडवेक एंड एनिएक का कॉन्सेप्ट। ये जॉन वॉन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया था। इस कॉन्सेप्ट में डेटा स्टोर कर सकते थे और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे मेमोरी में। ये इसका एडिशनल फीचर था। आफ्टर दैट 1947 में ट्रांजिस्टर्स आया। ट्रांजिस्टर्स तो आपने सुने ही होंगे सबने। जिसने नहीं सुने तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट होता है और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मिलके एक चिप बनाते हैं। चिप को हम सीपीयू कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से जो सीपीयू का साइज पहले बहुत बड़ा होता था, लाइक अ रूम और टू, वो अब कॉम्पैक्ट हो गया है, बहुत स्मॉल हो गया है। तो ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक स्मॉल प्लेस पे बहुत बड़ा फंक्शनिंग होल्ड करते हैं। आफ्टर दैट आया आपका 1970 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप्स थी जिसमें हमारे बड़े बड़े सर्किट्स एक स्मॉल प्लेस पे इंटीग्रेट हो गए और उनकी फंक्शनिंग पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई। तो ये तो अभी हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम देखते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो हमें बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इनपुट लिया यूजर से, उसको प्रोसेस किया,
प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रोसेस करने वाला एरिया ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। प्रोसेस करने वाले एरिया में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को प्रोसेस करता था, मेमोरी डेटा को फेच करती थी और उसमें आउटपुट डेटा स्टोर भी होता था। तो ये दोनों काम होते थे। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे तो कंप्यूटर्स वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नया हुआ है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ड्यूरिंग 1970 में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है कि 1970 में जब सीपीयू पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, एक रूम में, दो रूम में सीपीयू आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीपीयू होते थे। वहां पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे, स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। स्पेस कंज्यूम होने के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं थी, वर्किंग पावर स्लो थी, टाइम कंज्यूमिंग थे और बहुत कॉस्टली थे कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सीपीयू पे ही काम कर रही है। जैसे अभी हम एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, वैसे एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं होते थे, हमें टास्क प्रोसेस करने के लिए वेट करना होता था। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को कम अप करने के लिए 1970 में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। Now talking about what is large scale integration. From the word itself, large scale integration में क्या हुआ कि एक बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन हुआ। सीपीयू को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एक जगह पे स्टोर किया गया, स्टोर नहीं तो कहेंगे इंटीग्रेट किया गया। ऐसे किया गया कि एक प्लेस पे आप उन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो और वो स्पेस कम कंज्यूम करें, क्योंकि अगर स्पेस कम कंज्यूम करेंगे तो हर कोई उसे अफोर्ड भी कर सकता है और यूज़ भी कर सकता है, ईजी टू यूज़ हो जाएगा। आफ्टर दैट सिंगल चिप पे जो है इंटीग्रेशन हुआ था कि एक सिंगल चिप ही यूज हो, और उस सिंगल चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। आफ्टर दैट 1980s में जो प्रोसेसिंग पावर है और इंक्रीज होने की डिमांड आई, उसके साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ट्रेंड में आया। वेरी लार्ज साइज इंटीग्रेशन में जो हुआ वो ये हुआ कि और ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है वो इंटीग्रेट हुए स्मॉल प्लेस पे। जो पहले कंपोनेंट्स इंटीग्रेट हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे वो इंक्रीज हो गए, इंटीग्रेट हुए, पावर एक्सपोनेंशियली, एफिशिएंसी बढ़ी, आगे की एफिशिएंसी बढ़ती गई। एफिशिएंसी के बाद जो है पावर थी कंजम्पशन की वो बढ़ी, मेमोरीज बढ़ी, स्टोरेज बढ़ी, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो बहुत एडवांस है, कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत फास्ट है। स्पीड फास्ट होने के साथ साथ आप मल्टीपल एग्जीक्यूशंस, मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो टास्क एक साथ परफॉर्म आप कर रहे हैं वो हुआ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो यहाँ मेंशन है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपने देखा है आजकल जो सीपीयू की, अगर किसी ने देखा होगा तो सीपीयू की जो चिप्स आती हैं वो बहुत स्मॉल इन साइज होती हैं। उस साइज में जो स्मॉल हो गई चिप्स वो था हमारा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे ये इंटीग्रेशन हुआ, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हुई, एग्जीक्यूशन टाइम कम हुआ, कंजम्पशन टाइम कम हुआ, उसके साथ साथ आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, स्पेस रिड्यूस हुआ, एफिशिएंसी बढ़ती गई और जो लोग थे उसे अफोर्ड भी कर पाए और वो इजी टू यूज भी होता गया। तो ये तो थे एडवांसमेंट जो एडवांटेजेस की तरह वर्क कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी चाहिए जिसमें वो अपना डेटा स्टोर कर सके, क्योंकि जब वो इनपुट डेटा लेगा और उसको प्रोसेस करेगा तो इनपुट डेटा को वो कहीं तो स्टोर करेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर उसे वो उस डेटा की ज़रूरत है तो वो किस कंपोनेंट में से फेच करेगा? कोई तो प्लेस होगी जिससे वो डेटा फेच करे, डेटा फेच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इस चीज़ को कम अप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की। Memory is used to store the data and instructions for processing. Okay? Units of memory क्या होती है? हम जो कंप्यूटर की भाषा
हमारी भाषा अलग होती है, कंप्यूटर की भाषा अलग होती है। हम जो चीज़ें समझते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती है और कंप्यूटर जो चीज़ें समझता है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर जो हमारे डेटा को इंटरप्रेट करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। बाइनरी नंबर्स की डिजिट्स क्या होती हैं? 0 एंड 1। ये बेसिक यूनिट्स हैं मेमोरी की और इनको हम कहते हैं बिट्स। लाइक और इन बिट्स को फर्दर ग्रुप किया जाता है, फिर इनके ग्रुप्स को क्या प्रोनाउंस किया जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे जाना जाता है, ये देखते हैं। जब 4 बिट्स एक साथ कंबाइन होती हैं तो वो बनाती हैं वर्ड। उस वर्ड को हम निबल भी कहते हैं। 4 बिट्स जब कंबाइन होती हैं तो वो वर्ड बनाती हैं, वर्ड को हम निबल भी कहते हैं। जब दो निबल मतलब 8 बिट्स का नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0 0 1 1 0, नेक्स्ट इज 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। तो ये सब क्या है? ये 2 निबल्स हैं। 2 निबल्स 8 बिट्स, इसको हम बाइट भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मेमोरी की यूनिट्स डिफाइन की गई हैं और इन्हीं यूनिट्स में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। लाइक आपने देखा होगा आजकल जो आप लोग डेटा देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मूवीज देखते हैं। मूवीज जो हम डाउनलोड करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? जीबी में, गीगाबाइट्स। फोटोज जो हमारी रहती हैं वो एमबीज के फॉर्म में भी होती हैं, जीबीज के फॉर्म में भी होती हैं, किलोबाइट्स में हमारी पीडीएफ्स होती हैं, केबीज जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स हैं। लाइक 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1 MB megabyte is equals to 1024 kilobytes. 1 gigabyte 1 GB equals to 1024 MB. 1 terabyte 1 TB equals to 1024 GBs. This is how the units of memory are working. मेमोरी की यूनिट्स कैसे वर्क करती हैं ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी होते कितने टाइप की है? बात करें मेमोरी कितने टाइप की होती है तो मेमोरी होती है 2 टाइप की। बेसिकली 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और मेमोरी टाइप है, दैट इज कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी किस लिए यूज होती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, ये देखते हैं। सीक्वेंस वाइज देखेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी एक एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। प्रोग्राम और डेटा जो भी हम परफॉर्म करते हैं या फिर रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी कि डेटा को प्रोसेस करने से और एग्जीक्यूट करने से पहले कोई ऐसी प्लेस होगी जहां डेटा स्टोर होता होगा, मेमोरी वो प्लेस है। मेमोरी से हम डेटा फेच करेंगे, तो डेटा फेच करेंगे वो किस मेमोरी में स्टोर होगा? वेदर इट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। इट इज प्राइमरी मेमोरी। डेटा प्रोसेस होने से पहले जिस मेमोरी में स्टोर होगा वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम। रैम एंड रोम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे। चलिए तो डिस्क्राइब कर देते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी टिल द टाइम कंप्यूटर इज ऑन, कंप्यूटर इज वर्किंग, दिस मेमोरी इज ऑल्सो वर्किंग। जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या फिर पावर कट हो गया, ये मेमोरी वर्क नहीं करेगी। अगर आपने इसमें कोई चीज स्टोर भी की है तो वो भी वर्क नहीं करेगा। आफ्टर दैट बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो बात हमने कर ली रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल बोले तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जब आपका लैपटॉप का बैटरी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है तब भी, और जब आपका बैटरी नहीं है, लैपटॉप नहीं चल रहा है तब भी, दोनों टाइम पे ये डेटा को स्टोर करेगा। ये लैपटॉप बंद होने पे डेटा को ना स्टोर करे, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है। रीड ओनली मेमोरी डेटा को दोनों सिचुएशंस में स्टोर करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम वॉलेटाइल कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। आफ्टर दैट बात करें कंप्यूटर सिस्टम जो है
वो उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होता है, तो ये सब लोड किस में होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे प्रोग्राम रन करेगा, डेटा रन करेगा, डेटा प्रोसेस होगा, उस टाइम पे हमें कहीं से डेटा फेच करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होती हैं। इसलिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। और वन मोर डिफरेंस, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्विच ऑफ होने के बाद जो भी डेटा होगा उसको वैनिश कर देगी, वो डेटा और आगे उसमें स्टोर नहीं होगा, वो वहाँ से डिलीटेड हो जाएगा, इसलिए उसको टेम्पररी मेमोरी और मेन मेमोरी कहा जाता है। अब बात करें कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी हमारे पास क्यों आया? कैश मेमोरी हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी थी वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ उसकी जो स्पीड थी वो इतनी फास्ट नहीं थी कि वो सीपीयू के साथ कंपैटिबली काम कर पाए। प्राइमरी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए सीपीयू को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता था और स्लो डाउन करना पड़ता था अपने एग्जीक्यूशन को, जिस वजह से यहाँ पे नीड आई एक ऐसी मेमोरी की जो सीपीयू के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करे। सीपीयू के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम कैश मेमोरी यूज करते हैं। कैश मेमोरी का फंक्शन क्या होता है कि जो डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी वाला, उसको हम फेच करेंगे जब हमें प्रोग्राम्स को और डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली। तो वो डेटा कैश मेमोरी से फेच हो जाता है और सीपीयू अकॉर्डिंगली उस पर अपने एग्जीक्यूशंस करता है, जो भी वर्क उसे करना होता है वो करता है। एज कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज वाई कैश मेमोरी इज यूज्ड। बेसिक एडवांटेज जो है कैश मेमोरी का वो यही है कि वो फास्टर है, सीपीयू के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करती है, इसलिए हम कैश मेमोरी यूज करते हैं। सो अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। आप लोग अपने कंप्यूटर्स में जो अपना डेटा स्टोर करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी? इट इज सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि आपका डेटा परमानेंटली वहाँ पे स्टोर है। जब आप चाहेंगे उस डेटा को फेच कर सकते हैं, वो डेटा वैनिश नहीं होगा इन एनी कंडीशन। जब तक कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो वो डेटा वैनिश नहीं होगा, या फिर आप मिस्टेकनली उसे डिलीट ना करें तब तक डेटा कहीं नहीं जाएगा। ये सेकेंडरी मेमोरी उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि प्राइमरी मेमोरी के पास जो है वो लिमिटेड स्पेस होता है और सेकेंडरी मेमोरी के पास स्पेस कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा होता है। आजकल सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD, जो पहले के टाइम में यूज़ होती थी। आजकल हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, जिसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, SDD। क्या यूज़ कर रहे हैं? SSD। SSD का क्या नेम होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। SSD में हम लोग का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द ओल्डर डिवाइसेस, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का ये अच्छा एग्जाम्पल आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है। लाइक सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ परमानेंट स्टोरेज, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU। हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ब्रीफ में वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद जो मेमोरी थी वो कैसे स्टोर होती है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है ये देख लिया, कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि डेटा मूव कैसे करता है मेमोरी और CPU के बिटवीन। हमारे पास इनपुट आया यूज़र से इनपुट आने के बाद CPU जो था उसमें हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। डेटा प्रोसेस करने के लिए मेमोरी से डेटा चाहिए फेच, तो उस बिटवीन द CPU एंड मेमोरी डेटा कैसे मूव ऑन करेगा, कैसे ट्रांसफर होगा, वो हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। CPU और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि जो डेटा CPU और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ बस। बस क्या होता है? फिजिकल वायर्स में बस इज एग्जिस्टिंग
जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट। बस क्या होती है? बस तो हमें पता चल गया कि बस एक ऐसा कंपोनेंट है जो यूज़ होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में। लेकिन बस भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ये 3 टाइप की बसेस का काम क्या होता है ये देखते हैं। डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। कोई पर्टिकुलर डेटा सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो डेटा बस उस डेटा को मेमोरी से सीपीयू तक लेके जाएगी। अगर ये रहा डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, मेमोरी से सीपीयू या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स, हर जगह वो डेटा बस ही ट्रांसफर करेगी डेटा को। उसके बाद आता है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। लेट अस टेक द एग्जांपल कि आप हैं और हम हैं। मैं सीपीयू हूँ और आप मेमोरी हैं। मैं सीपीयू आपसे एड्रेस मांग रही हूँ कि मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट, आपका कोई दोस्त है उसके घर का एड्रेस चाहिए, तो आप जो है उसका एड्रेस लेके मुझ तक एड्रेस सेंड करेंगे। आप किसी भी पोर्टल का यूज़ कर रहे थे, लाइक व्हाट्सएप का आपने यूज़ किया, तो उस टाइम पे व्हाट्सएप जो है वो एड्रेस बस का काम करेगा। व्हाट्सएप इज वर्किंग एज एड्रेस बस। तो ये तो था एड्रेस बस। एड्रेस बस किस लिए यूज होती है हमने ये भी देख लिया कि एड्रेस को हम किस तरीके से फैच करेंगे फ्रॉम सीपीयू मेमोरी। सीपीयू को जब एड्रेस चाहिए होगा तो वो किस तरीके से मेमोरी से या फिर अदर कंपोनेंट से एड्रेस को फैच करेगा। ये था एड्रेस बस। अब बात करते हैं हमारा थर्ड कंट्रोल बस का। कंट्रोल बस किस लिए यूज होता है? कंट्रोल बस सीपीयू और मेमोरी के बीच में जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, लाइक सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मेमोरी को हार्ड डिस्क ऐड करनी है या फिर कोई और कंपोनेंट ऐड करना है, जितने भी कंट्रोलिंग सिग्नल्स होते हैं जो सीपीयू देता है अदर कंपोनेंट्स को, जिसकी हेल्प से बाकी एग्जीक्यूशंस और बाकी काम पूरे हो सके, तो ये होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इस सब चीज़ के लिए यूज होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि बस क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन को सीपीयू और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करें। कंट्रोल बस के साथ कितने टाइप्स की बस होती है? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इन तीनों कंपोनेंट्स को देखा आज हमने, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये तो था आज की वीडियो के लिए। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने देखा व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैसे वर्क करती है, क्या होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कौन से डिवाइस होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे हुआ, कंप्यूटर पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कैसे इवॉल्व हुए। आफ्टर दैट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, किस आर्किटेक्चर पे कंप्यूटर्स आज भी वर्क कर रहे हैं और किस आर्किटेक्चर पे वो टोटली बेस्ड हैं। आफ्टर दैट कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। उसके बाद डेटा कैसे ट्रांसफर होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच। तो ये तो थे आज के कंटेंट्स। अब कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड इनके सब टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑल्सो। सो कल के वीडियो में हम ये कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया है। तब तक के लिए आप लोग ये रिवाइज करिए और आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।